containing stages of uh, huh, first first stage increasing returns. In this stage, TP increases at an increasing rate, AP becomes maximum and equals to NP. In the diagram, labor increase from O to E presents first stage. Here MP increases up to point B and then decrease. That has been shown in the diagram in first your फर्स्ट जो सेगमेंट है स्टेज 1. नेक्स्ट सेकंड जो है डिक्रीजिंग रिटर्न. सेकंड स्टेज रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग रिटर्न. व्हाई इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग? बिकॉज दिस स्टेज इज एसोसिएटेड विद डिक्रीजिंग एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट. Okay, that is why it is known as decreasing return. TP becomes maximum when MP is equal to 0. This stage is regarded as operational stage. It yields maximum profit. Increase in the labor units from E to D is presented by the stage 2. Here just see, it's a very important stage, second stage. कहाँ तक लेबर एम्प्लॉयमेंट कर सकता है एक एंटरप्रेन्योर? अप टू डी लेवल of labor force can be employed, and that will bring maturity to the company. जहाँ पर मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट होगा, मैक्सिमम आउटपुट होगा, जहाँ पर ये स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है और जीरो तक पहुँच जाता है. एवरेज प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन टोटल आउटपुट इंक्रीज होता है. कोई भी कंपनी है तो शॉर्ट रन में सेकंड स्टेज में ही ऑपरेशनल होता है, सेकंड स्टेज में प्रोडक्शन करता है. फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्शन तो बिगिनिंग होता है, लेकिन वहाँ अगर रह जाता है तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा कैपेसिटी का. दैट इज व्हाई द फर्म विल कंटिन्यू अप टू सेकंड स्टेज, और ये ऑपरेशनल है, लेकिन इससे आगे और नहीं जाएगा. व्हाई the production process will not increase beyond the second stage? Let us see negative returns. So in third stage, everything is marginal product is negative, so average product is below the level. The total product comes to decline. So in this stage, MP becomes negative and TP continues to decrease from maximum level. This stage indicated losses. Therefore, this unit not an operational stage for production. थर्ड स्टेज को कोई भी आगे नहीं जाएगा. दैट मीन्स फिक्स्ड शेड, फिक्स्ड मशीन के साथ डी से आगे एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है. अगर डी के आगे एम्प्लॉयमेंट देता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स जो एडिशनल लेबर को एम्प्लॉयमेंट देगा वो बढ़ाने की जगह आउटपुट को घटाएगा, नेगेटिव कर देता है और टोटल आउटपुट को कम करता है. सो हियर दीज आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ. नेक्स्ट स्लाइड, एजम्पशंस ऑफ द लॉ. ये लॉ जो ऑपरेशनल होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस. द स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी should remain constant, as we have already discussed. Technology constant. If there is a change in the technology, then the law may not operate. Second, there should be at least one factor that is kept constant, other factors variable. That means short run production function है तो at least one factor should remain constant, either shed or machine or anything. कम से कम एक फैक्टर फिक्स होता है, लेकिन हमारा एग्जाम्पल में हम सभी फैक्टर को फिक्स करके एक फैक्टर को हम वेरिएबल बनाया. सो एजम्पशन मतलब कोई भी एक फैक्टर कांस्टेंट रहेगा, सो दैट इट विल बी रिगार्डेड एज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. थर्ड है ऑल द इनपुट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल, दैट इज दे आर सेम साइज, क्वालिटी एंड एफिशिएंसी. हमारा एग्जाम्पल में लेबर को हम वेरिएबल फैक्टर लिया तो जितने सारे लेबर है सब एक जैसे माना गया है. फैक्टर कॉम्बिनेशन इज फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल. ओके, फ्लेक्सिबल फैक्टर कॉम्बिनेशन भी है. लेबर को मशीन जो कॉम्बिनेशन है फैक्टर का ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए. ओके, सो दिस कंक्लूडेड योर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. If I have not given an example, let me give one practical example here to explain your law of variable proportion. Suppose
एक कारपेंटर होता है, एक शेड बनाता है और शेड में एक कटिंग मशीन का फिक्स करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शेड और कटिंग मशीन फिक्स हो गया, और ये कटिंग मशीन का कैपेसिटी कितना है, इट कैन एम्प्लॉय 4 वर्कर्स, और 4 वर्कर को एम्प्लॉय करके आउटपुट या फर्नीचर बना सकता है। नाउ इनिशियल स्टेज में जब मार्केट में फर्नीचर का डिमांड ज़्यादा नहीं रहता है, तो कारपेंटर क्या करता है, जो मशीन और शेड में एक ही वर्कर को एम्प्लॉय करता है, जिसका डेली आउटपुट 3 यूनिट्स है। नाउ मार्केट में फर्नीचर का डिमांड बढ़ा, तो कारपेंटर सेकंड जो वर्कर को एम्प्लॉय किया, और जिसका भी आउटपुट 4 यूनिट का हुआ, मार्जिनल आउटपुट 4 हुआ। तो टोटल यहाँ पर कितना हुआ, 7 फर्नीचर बना और 2 वर्कर काम किया, टोटल हो गया 4 और 3 7 हुआ। फिर आगे जाकर मार्केट में और फर्नीचर का डिमांड होता है, तो कारपेंटर तीसरा जो वर्कर को भी एम्प्लॉय कर देता है, लेकिन तीसरा वर्कर का थोड़ा मार्जिनल प्रोडक्ट कम होता है, 3 यूनिट होता है। तो पहले का 3 यूनिट, सेकंड का 4 यूनिट और थर्ड का 3 यूनिट। सो टोटल आउटपुट इसमें कितना होता है, 6 for 10 यूनिट्स होता है, 3 वर्कर्स काम करते हैं। सो एवरेज भी बढ़ रहा है और मार्जिनल लेकिन घट रहा है। तो 3